Welcome you all to Law Sikho. In our legal essay for judiciary and law exams, today we are going to discuss about role and power of governor. राज्यपाल की भूमिका और शक्तियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हाल ही में अगर देखें तो वेस्ट बंगाल की सीएम और वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच में एक डिस्प्यूट देखने को मिली है। अलग अलग मुद्दों पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दों पे ये डिस्प्यूट देखने को मिल रही है। डिस्प्यूट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इनके बीच की ये सीएम और गवर्नर के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो है वो जगदीप धनखड़ को, गवर्नर को, यहाँ पर ट्विटर पर ब्लॉक कर देती है और ये ब्लॉक करने के बाद में वो इसे पब्लिकली अनाउंस भी कर देती है। तो इन दोनों इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है, इनके बीच के जो फ्रिक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन, ये कोई आज ही की बात नहीं। काफी अलग अलग स्टेट में समय समय पर इस तरीके का हमें फ्रिक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि गवर्नर की क्या पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 चैप्टर 2 जो कि आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक है, ये बताता है गवर्नर के बारे में कि गवर्नर का क्या क्वालिफिकेशन होगा, इनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, इनके पास में क्या शक्ति या पावर होंगी और साथ ही साथ इनका टेन्योर कितना रहेगा। उसके अलावा अगर हमें और समझे तो जिस तरीके से हमारे देश में, हमारी कंट्री में हेड ऑफ द नेशन जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, उसी तरीके से स्टेट्स में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है अपने आप में काफी सिमिलर रोल जो है ये इंजॉय करते हैं, काफी सिमिलर इनका रोल होता है और पावर्स भी काफी सिमिलर इनकी होती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होंगे। हो सकता है एक व्यक्ति एक से अधिक स्टेट का गवर्नर हो, लेकिन हर स्टेट में गवर्नर होना जरूरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 153 में बिल्कुल क्लियर करता है। उसके अलावा गवर्नर जो है ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं। उसके अलावा स्टेट और यूनियन के बीच का एक ब्रिज माना जाता है गवर्नर को, बिकॉज स्टेट में गवर्नर जो है वो यूनियन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और साथ ही साथ ये स्टेट के हेड रहते हैं, इसलिए यूनियन और स्टेट के बीच में इन्हें एक वाइटल लिंक माना जाता है। उसके अलावा अगर हम समझे तो क्या एलिजिबिलिटी होती है गवर्नर होने की, आर्टिकल 157 और 158 में ये बताया गया है। सबसे पहले आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। मिनिमम आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी असेंबली या पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का पार्ट ना हो और साथ ही आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करते हो। उसके अलावा अगर हम टर्म की बात करें, कितनी अवधि तक रह सकते हैं कोई भी गवर्नर, तो ये अवधि होती है 5 ईयर्स, लेकिन इसके बीच वो अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। साथ ही साथ अगर चाहे तो प्रेसिडेंट इन्हें टर्मिनेट भी कर सकते हैं ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके अलावा थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविजन 48 और 49 में बताया गया था गवर्नर के बारे में। आज जिस तरीके से स्टेट्स होते हैं उस वक्त प्रोविंस थे, तो उसमें बताया गया था कि हर प्रोविंस में एक गवर्नर होंगे जो कि क्वीन के बिहाफ पे, हिज मैजेस्टी के बिहाफ पे वर्क करेंगे और अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद में हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होती है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, अलग अलग मुद्दों पे कमेटी और सब कमेटी बनती है। गवर्नर के मुद्दे पे भी एक सब कमेटी बनती है जिसमें केजी खैर, KN काटजू और पी सुब्रमण्यन होते हैं। इनका ये रिकमेंडेशन होता है कि गवर्नर्स इलेक्टेड होना चाहिए, लेकिन जब इनका ये रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास में जाता है तो उन्हें ये कहीं ना कहीं मान्य नहीं होता है और वो कहते हैं कि अगर गवर्नर भी इलेक्टेड होंगे तो कहीं ना कहीं सीएम और गवर्नर की जो पावर है इनके बीच में क्लैश होगा। फिर फाइनली ये डिसाइड होता है कि गवर्नर जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे और सीएम इलेक्टेड होंगे। उसके अलावा कुछ इश्यूज के बारे में भी हम जान लेते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। तो जो सबसे पहला इशू देखने को हमें मिलता है, जो उदाहरण देखने को मिलता है, कुछ साल पहले उत्तराखंड असेंबली में जब हरीश रावत सीएम होते हैं तो इनकी सरकार को यहाँ पे भंग कर दिया जाता है, यहाँ पे एक इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो इस इमरजेंसी के अगेंस्ट में अपना यहाँ पर कॉन्फिडेंस मोशन के लिए हरीश रावत सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं और यहाँ से उन्हें फिर फाइनली रिलीफ मिलती है। तो एक उत्तराखंड में हमें एक गवर्नर की पावर का मिसयूज देखने को मिलता है। उसके अलावा कर्नाटक में जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी होती है, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस जो है वो साथ में कोल्यूशन कर देते हैं, पोस्ट इलेक्शन अलायंस कर लेते हैं। उसके बावजूद भी मेजॉरिटी
कोalition अलायंस जो कांग्रेस जेडीएस का है उसके होने के बावजूद भी यहाँ पे बीजेपी की बी एस येदियुरप्पा को सीएम का ओथ दिला दिया जाता है उस समय के गवर्नर के द्वारा। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी यही देखने को मिलता है, जब कांग्रेस से एक बड़ा भाग डिफेक्ट होके एक अलग पार्टी बनाते हैं और बीजेपी के साथ में आके ये गवर्नमेंट फॉर्म करने का दावा करते हैं, उस वक्त भी यहाँ पर जो गवर्नर है वो रूलिंग जो बीजेपी है, बीजेपी लेड कोलिशन को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा यही हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है, तब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जो है इन्हें सीएम और डेप्यूटी सीएम की पद की ओथ दिला दी जाती है उस टाइम के गवर्नर के द्वारा, जो कि सुबह 4-5 बजे ही ये एक शपथ विधि हो जाती है। तो यहाँ पे एक सिमिलर चीज़ ये है कि हर जगह यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने के लिए फेवर किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नर जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं यूनियन के द्वारा, जहाँ पे अगर आपको पता है तो अभी एनडीए लेड यहाँ पे बीजेपी लेड एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में है उसके द्वारा स्टेट्स में भी उन्हें सपोर्ट किया जाता है उनके गवर्नर्स के द्वारा। अब गवर्नर की बात करें तो इसलिए गवर्नर को पपेट कहा जाता है हमारी डेमोक्रेसी में, एजेंट ऑफ यूनियन भी कहा जाता है, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रबर स्टैम्प भी इन्हें कहा जाता है। इस तरीके का इन्हें यहाँ पे उपमा दी जाती है। उसके अलावा अगर हम समझे तो गवर्नर के पास में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट फॉर्मेशन की। इलेक्शन होने के बाद में अगर किसी पार्टी को यहाँ पे मैंडेट क्लियर नहीं हो तो गवर्नर के पास में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पावर होती है कि वो किसे गवर्नमेंट बनाने के लिए किस लीडर को, किस कोलिशन को, किस पार्टी को यहाँ पर इन्वाइट करे। महाराष्ट्र में हमें ऐसा ही केस देखने को मिला है। अगर यहाँ पर जिस लीडर या पार्टी के पास में नहीं है मेजॉरिटी, उन्हें इनवाइट किया जाता है, कुछ समय दिया जाता है, तो यहाँ पे गवर्नर का रोल बड़ा हो जाता है, क्योंकि उस बीच हॉर्स ट्रेडिंग जैसी हमें चीज़ें देखने को, एमएलए को खरीदना बेचने जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है सरकार बनाने के लिए। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल रूल का इम्पोजिशन जिसे स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है आर्टिकल 356 में, ये भी गवर्नर के पास में इंपॉर्टेंट पावर होती है। वो जब चाहे यहाँ पर ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि वो अपना रूल उस स्टेट में लगा दे, कि स्टेट इमरजेंसी लगा दे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट और रिकमेंडेशंस दिए गए हैं अलग अलग कमीशंस के बारे में, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एसआर बोमई केस। एसआर बोमई ये कर्नाटक के सीएम थे। उस समय पे लोक दल और जनता पार्टी दोनों साथ में आके एक कॉमन पार्टी बनती है जनता दल, और उसके सीएम बनते हैं यहाँ पर एसआर बोमई। लेकिन उस समय गवर्नर जो है वो कांग्रेस कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, तो वो इनको यहाँ पर उनकी सरकार को यहाँ पे हटा के एक स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। उसके बाद में यही चीज़ अरुणाचल, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। और उसके बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन लेट डाउन करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल या प्रोक्लेमेशन जो है ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा पॉलिटिकल कंसिडरेशन को देखते हुए प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगाया जाना है, और अगर स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना जरूरी होगा। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन के केस में ही आप आर्टिकल 356 को यहाँ पे इन्वोक कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है इनका ब्रेकडाउन जो है पॉलिटिकल क्राइसिस, इंटरनल सबवर्शन, फिजिकल ब्रेकडाउन और नॉन कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के द्वारा दिए गए हैं उस केस में माना जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे नबाम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर के केस में, अरुणाचल का ये केस है, इसमें बताया गया है कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है गवर्नर की, ये केवल किसी भी बिल को असेंट देना, उसे विदहोल्ड करना या उसे रिफर करना प्रेसिडेंट को, या चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना या डिसमिस करना, यहाँ तक ही सीमित है। ऐसी पावर जहाँ पर असेंबली का सेशन बुलाना है, नहीं बुलाना, ये टोटल जो पावर है ये ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम के आपको करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1968 में यहाँ पे ये रिकमेंडेशन की दी गई है कि गवर्नर को किसी ऑब्जेक्टिव से ही प्रेसिडेंशियल रूल लगाना है और यहाँ पर अपना जजमेंट जो है वो खुद का यूज करना है। राजा मन्नार कमेटी 1971 में कहती है कि आर्टिकल 356 और 357 डिलीट हो जाना चाहिए। वही सरकारिया कमीशन 1988 में ये बताती है कि आर्टिकल 356 जो है वो तभी इन्वोक करना चाहिए जब पहले कोई वार्निंग दी जा चुकी हो। उसके अलावा जस्टिस वी चलैया कमीशन 2002 में कहती है कि 356 को एज ए लास्ट रिसोर्ट ही यूज करना चाहिए, तब सारे एक्शंस एग्जॉस्ट हो गए। और फाइनली 2007 में पुंची कमीशन कहती है कि 355 और 356 जो आर्टिकल है इन्हें अमेंड करना
चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, 163 में डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का। उसके अलावा आर्टिकल 256, 257 जो कि यूनियन कुछ अपने डायरेक्शन से यहाँ पे फॉलो करवा सकते हैं थ्रू गवर्नर इन स्टेट्स। 355 में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो इस स्थिति में भी यूनियन अपनी पावर यूज कर सकती है स्टेट में थ्रू गवर्नर। उसके अलावा आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी है और उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए 357 भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो चलिए आज का डिस्कशन हमारा यही खत्म होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना जो भी सजेशन हो या राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।